नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। दमदार 10 में आपका स्वागत है। दमदार 10 में सबसे पहले बात उस डर्टी पिक्चर की जिसे लेकर आज बेहद सख्त और सनसनीखेज खुलासा हुआ। डर्टी पिक्चर के मास्टरमाइंड और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर खुलासा हुआ है कि वो पॉर्न फिल्मों के जाल में मॉडल्स को फंसाते थे। पहले मॉडल्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाने का झांसा दिया जाता था, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए जाते थे और पूरा खेल इसी कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होता था। क्या लिखा है इस कॉन्ट्रैक्ट में? न्यूज नेशन के पास इसकी पूरी कॉपी मौजूद है। मुंबई, वो शहर जो किसी के लिए अपने ख्वाबों को पंख देने का नाम है। तो किसी के लिए बस एक अदद ठिकाना, किसी के लिए मुंबई का आसमान सपनों की उड़ान है, तो किसी के लिए टूटते सितारों का जहां। सपनों के उसी शहर में कुछ चुनिंदा ख्वाबों की दुकान चला रहा था राज कुंद्रा। वो राज कुंद्रा जिसने कई स्ट्रगलिंग मॉडल्स की आंखों में स्टार बनने का ख्वाब जगाया और शायद इसीलिए उसने अपनी अश्लील फिल्मों के कारोबारी प्रोजेक्ट का नाम दिया था ख्वाब। राज कुंद्रा के चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शन के जो सबूत अब तक सामने आए हैं वो इस कहानी का महज एक ट्रेलर भर है, जो कहानी राज कुंद्रा ने अपने धंधे के लिए लिखी थी। किसी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी की तरह राज कुंद्रा फीमेल मॉडल्स के ऑडिशंस लेता था। इस ऑडिशन से गुजरने के बाद इन फीमेल मॉडल्स को कई राउंड के दूसरे टेस्टों से गुजरना होता था, तब जाकर इन मॉडल्स का फाइनल सिलेक्शन होता था। मॉडल्स के सिलेक्शन में भी राज कुंद्रा ने पैरामीटर सेट किए हुए थे। पॉर्न फिल्मों के लिए ऐसे मॉडल्स की तलाश की जाती थी जो मुंबई से बाहर की हों, जो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हों, या फिर कोई ऐसा बड़ा चेहरा जो किसी पहचान की मोहताज ना हो। राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर के लिए मॉडल्स से जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कराए जाते थे, उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की पूरी कॉपी न्यूज नेशन के पास है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि हॉट शॉट की फिल्मों में वही फीमेल लीड काम कर सकती है जिन्हें खुद हॉट शॉट की टीम ने अप्रोच किया हो। हम चाहते हैं कि फीमेल कलाकार का स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस हो और फीमेल कलाकार बोल्ड सीन करने के लिए राजी हों, जैसे फ्रंट टॉपलेस और दूसरी आपत्तिजनक सीन्स के लिए। राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर के पूरे खेल का सीक्वेंस समझिए। राज कुंद्रा की टीम पॉर्न फिल्मों के लिए खुद ही अलग अलग स्ट्रगलिंग और दूसरी मॉडल्स को संपर्क करती थी। मॉडल्स के राजी होने पर उनका प्रोफाइल शूट किया जाता था। इसमें मॉडल्स को बोल्ड सीन लेने के लिए कहा जाता था। प्रोफाइल शूट को कंपनी की एक सिलेक्शन टीम को भेज दिया जाता था। सिलेक्शन टीम इसमें से मॉडल्स को सेलेक्ट या फिर रिजेक्ट करती थी और आखिर में जिन मॉडल्स का सिलेक्शन होता उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराकर अलग अलग जगहों पर शूटिंग कराई जाती। उन्होंने फिर ऑडिशन के लिए कहा, तो मैंने कहा अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑडिशन कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप वीडियो कॉल पे मुझे ऑडिशन दे सकते हो। वीडियो कॉल पे जब वो आए तो उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि आपका न्यूड ऑडिशन लेना है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि ये न्यूड ऑडिशन तो मैंने इंटरेस्ट मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं कर सकती। तो उसमें 3 लोग थे वीडियो कॉल पे, जिसमें से एक का चेहरा रिवील नहीं हो रहा था। आई थिंक सो वो राज कुंद्रा जी थे। दरअसल राज कुंद्रा मॉडल्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता था
उसमें ऐसे क्लॉज होते थे कि अगर मॉडल ने उसे एक बार साइन कर लिया तो उसके बाद उन्हें पीछे हटना नामुमकिन हो जाता था। और इसी कॉन्ट्रैक्ट को हथियार बनाकर राज कुंद्रा और उसकी टीम लड़कियों को ब्लैकमेल करती थी और उन्हें जेल भेजने तक की धमकी देती थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कुछ दिनों तक फीमेल मॉडल से नॉर्मल शूटिंग कराई जाती, लेकिन धीरे धीरे लड़कियों पर बोल्ड सीन्स के लिए दबाव बनाया जाना शुरू हो जाता था। मॉडल्स अगर शूटिंग को बीच में ही छोड़ना चाहती हैं तो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा करने पर मॉडल को शूटिंग का पूरा नुकसान भरने का क्लॉज शामिल था। शूटिंग के दौरान नियम न मानने पर मॉडल्स को 10 लाख रुपए देने का भी एक क्लॉज रखा गया था। मतलब ये कि OTT प्लेटफॉर्म पर पहले मॉडल्स को प्रतिभा निखारने का ख्वाब दिखाना, फिर उस ख्वाब के साथ में अच्छे पैसों का बोनस ऑफर, और अगर कोई मॉडल्स इन ख्वाब के झांसे में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती थी तो फिर उसके पास खोने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता था। मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा एंड कंपनी पॉर्न फिल्म की शूटिंग मुंबई से अलग अलग जगहों पर किराए के मकानों और होटल्स में किया करते थे। ऐसा ही एक ठिकाना था मुंबई के मड आइलैंड में मौजूद ये आलीशान बंगला। इस बंगले को राज कुंद्रा ने खास तौर पर पॉर्न फिल्मों की शूटिंग के लिए किराए पर लिया था। बंगले के लिए हर रोज किराए के तौर पर राज कुंद्रा 20,000 रुपए चुकाता था। मड आइलैंड के इसी बंगले पर जब 3 रोज पहले पुलिस ने छापा मारा तो मुंबई के मिस्टर कुंद्रा का राज पर्दाफाश हो गया। इस वक्त हम उसी बंगलों के बाहर मौजूद हैं। इस बंगलों का नाम ग्रीन पार्क बंगला है और आपको हम दिखाते हैं इस बंगले के अंदर की तस्वीर, जहां पर फरवरी महीने के पहले सप्ताह में चल रही थी अश्लील फिल्म की शूटिंग। और इसी दौरान जब मुंबई पुलिस ने यहां पर रेड किया तो फिर इस शूटिंग में जो लोग काम कर रहे थे, जो फोटोग्राफी कर रहे थे, कुल 5 लोगों को पुलिस ने मौके पर से गिरफ्तार कर लिया। बंगले के मालिक से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि राज कुंद्रा ने बंगले को भोजपुरी और मराठी फिल्मों की शूटिंग करने के नाम पर लिया था। बताते हैं कि जिस वक्त बंगले के अंदर पॉर्न फिल्म की शूटिंग होती थी उस वक्त बंगले के कर्मचारियों को यहां से बाहर निकाल दिया जाता था। शूटिंग शुरू होने से पहले बंगले को चारों तरफ से नीले रंग के कपड़े से कवर कर दिया जाता था ताकि किसी को यह भनक न लगे कि बंगले के अंदर क्या हो रहा है। मुंबई के ये चर्चित 4 चेहरे हैं जिन्होंने एक के बाद एक राज कुंद्रा पर आरोपों की झड़ी लगाई है। पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा, पुनीत कौर, सागरिका, शोना, सुमन। इन मॉडल्स को भी राज कुंद्रा एंड कंपनी ने अप्रोच किया था, लेकिन वक्त रहते ये मॉडल्स या तो कुंद्रा का मंसूबा समझ गईं या फिर उन्होंने शूटिंग से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। Is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police and judicial process. जाहिर है कुंद्रा के अभी कई ऐसे राज हैं जो सामने आने बाकी हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा। पूछताछ में वो हर आरोपों से लगातार इनकार कर रहा है और इन सब के बीच मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम लगातार सबूत जुटाने में जुटी है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी के जुहू बंगले पर छापा मारा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के मुंबई स्थित जुहू के घर में आज मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने रेड मारी। आज सुबह ही इसी मामले में मुंबई की एक अदालत ने राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी 27 जुलाई तक बढ़ा दी थी। अदालत के सामने मुंबई पुलिस ने कहा था कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफिक फिल्मों का जो कारोबार करता था उसका पैसा ऑनलाइन बेटिंग में इस्तेमाल करता था और इसके लिए उसके 2 बैंक अकाउंट जो येस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ अफ्रीका में है उसकी छानबीन ज़रूरी है। अनुमान यह है कि इसी छानबीन के चलते मुंबई पुलिस शिल्पा शेट्टी के और राज कुंद्रा के घर पे रेड मारने के लिए गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। दमदार 10 में अब स्पेशल रिपोर्ट जिसमें आज बात ड्रोन टेरर की। सवाल यही कि क्या आतंक का ये उड़ता हथियार अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई टेंशन का सबब बन गया है, क्योंकि जम्मू में सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। इस ड्रोन के जरिए आईडी भेजी गई थी। सवाल ये कि इस विस्फोटक का इस्तेमाल कहां होना था? क्या 15 अगस्त से पहले किसी बड़े हमले का प्लान था?
किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ, 5 किलो आईईडी का पैकेट और निशाने पर अहम रक्षा ठिकाने। साजिश गहरी थी, इरादा एक बार फिर जम्मू एयरबेस ब्लास्ट जैसी आतंकी वारदात को दोहराना था, मगर सुरक्षा बलों ने शिकार करने से पहले शिकारी को जमीन पर लापटका। आप जम्मू के अखनूर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां गुरुवार की रात सीमा पार बैठे आतंकियों और उनके आकाओं की एक और ड्रोन साजिश को नाकाम कर दिया गया। जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर ड्रोन स्पॉट हुए थे। उसके बाद पहली बार जम्मू के अखनूर इलाके में यहाँ पर जो बॉर्डर पार से हेक्साकॉप्टर आया था देर रात, उसको यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरा दिया है। आप देख सकते हैं यही वो हेक्साकॉप्टर है जिसको यहाँ पर बॉर्डर पार से भेजा गया था। और ये जो हेक्साकॉप्टर है ये करीब 6 किलोमीटर अंदर जो है वो भारतीय सीमा में यहाँ पर आ चुका था, लेकिन जो जम्मू कश्मीर पुलिस थी उनके पास पहले से ही यहाँ पर स्पेसिफिक इनपुट थे, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस की पार्टीज जो थी वो वहां पर पहुंची थी। और जैसे ही ये हेक्साकॉप्टर थोड़ा नीचे आया उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने इस पे फायर किया और इसको यहां पर नीचे जो है वो गिरा दिया गया। इस स्पेसिफिक इनपुट था, लिहाजा ये ड्रोन साजिश सफल नहीं हो पाई। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठा दिए हैं। मसलन, क्या ड्रोन कश्मीर में आग लगाने का नया हथियार बनता जा रहा है? आतंकियों को ड्रोन पर इतना भरोसा क्यों है और भारत के पास इससे निपटने की रणनीति क्या है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि पिछले 1.5 साल में घाटी में 40 बार ड्रोन भेजे गए। सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए 25 बार साजिश को नाकाम कर दिया। हाल के दिनों में जम्मू में तकरीबन 9 बार ड्रोन वाली एक्टिविटीज देखी गई। ड्रोन के तकरीबन पिछले 1.5 साल में 40 सॉर्टीज़ आई हैं, जिसमें से 25 से 30 सॉर्टीज़ के जो साथ जो पेलोड आया था वो हमने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के द्वारा जो जहां ऑपरेशंस किए गए उनमें हमने वेपन सीज़ कर लिए, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में AK-47 भी हैं, पिस्टल्स भी हैं, ग्रेनेड भी हैं, IEDs भी हैं। इन सब को बरामद किया गया है। तो अभी तक काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी मिली है। 27 जून को जम्मू एयरबेस स्टेशन पर जिस ड्रोन से हमला किया गया था उसके बारे में जानकारी आई थी कि इस ड्रोन ने तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद धमाका किया था। अखनूर वाले ड्रोन के बारे में भी ऐसी ही जानकारी है कि ये ड्रोन तकरीबन 6 किलोमीटर दूर से उड़कर आया था। ऐसे में हो सकता है कि इन दोनों ड्रोन्स को एक ही लोकेशन से लॉन्च किया गया हो। कल रात हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिली थी जिसमें ये पता चला था कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो अखनूर इलाके में पड़ता है वहाँ पे ड्रोन के ज़रिए कुछ पेलोड गिराया जाने वाला है। वहाँ पे पुलिस की एक टीम गई जिन्होंने घात लगा के वहाँ बैठे जो, और जब ड्रोन आया तो उन्होंने ड्रोन पे फायरिंग की और ड्रोन को गिराने में हम कामयाब हो गए। ड्रोन के साथ एक पेलोड था जो कि तकरीबन 5 किलो का था और उसमें एक IED थी जिसको डिफ्यूज़ कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि IED जो है उसको वहाँ से पिक करके कहीं वाइटल इंस्टॉलेशन पे या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्लेस करने की साजिश थी। अखनूर में जिस हेक्साकॉप्टर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया उसे लेकर मोटे तौर पर 3-4 बड़ी बातें सामने आई हैं। पहली, ड्रोन में GPS और फ्लाइट कंट्रोलर लगा था, यानी इसकी सटीक लोकेशन पर हैंडलर्स की नजर थी, भले ही वो दूर बैठे थे। दूसरी बड़ी बात, ड्रोन से 5 किलो IED भेजा गया। पुलिस के मुताबिक इस विस्फोटक को असेंबल करके उसका इस्तेमाल आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए किया जाना था। हाल ही में एक ISI की मीटिंग हुई थी जिसमें ये पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस हुई थी कि हम LC के ऊपर और इंडिया के डिफेंस इंस्टॉलेशंस को कैसे हम ड्रोन से टारगेट करेंगे। और इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता है कि चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट है।
जिस ड्रोन से कठुआ में कुछ महीने पहले घुसपैठ की गई थी, उसी के अगले सीरियल नंबर का ड्रोन अखनूर में मार गिराया गया। यानी ड्रोन की लॉन्चिंग के पीछे कोई एक ही संगठन हो सकता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो या वहां की खुफिया एजेंसी ISI हो। दो मुख्य तंजीमें इसमें एक्टिव रही हैं। यहाँ पे ड्रोन के ज़रिए जो वेपन्स गिराए जाते हैं या IED गिराई जाती है, जिसमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों हैं। इस पर्टिकुलर सॉर्टी में हमें ये जो सूचना मिली है उसमें जैश के होने का अंदेशा है। तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश के बाद मजीद खुलासा किया जा सकेगा। अखनूर में जो हेक्साकॉप्टर गिराया गया उसमें चीन और ताइवान के पुर्जे लगे हुए हैं। इसका साफ मतलब तो ये है कि पाकिस्तान चीनी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इस तरह के हेक्साकॉप्टर बनाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। अब जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। कुछ दिन पहले खुफिया जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान ने चीन से बड़ी संख्या में ड्रोन्स खरीदे हैं, और ये जानकारी भी आई कि पाकिस्तान ये ड्रोन पिज्जा डिलीवरी या दवाइयों की डिलीवरी के लिए नहीं खरीदे। उधर चीन से ड्रोन आए और इधर जम्मू कश्मीर में बीते एक महीने से ड्रोन से जुड़ी घटनाएं बढ़ गईं। 2 जुलाई को जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास अरनिया सेक्टर में ड्रोन को BSF जवानों ने खदेड़ दिया था। वहीं 28 जून को जम्मू के सुजवान मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध ड्रोन नजर आया था। उसी रात कुजवानी और कालूचक इलाके में भी ड्रोन देखा गया था। यानी हाल के घटनाओं से यह साफ हो जाता है कि आतंकी संगठन ड्रोन को दहशत फैलाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन से आतंकी पिस्टल, AK-47, ग्रेनेड और IED जैसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ड्रोन आतंकियों की पहली पसंद क्यों बन गया, अब ये समझिए। चोरी छिपे आतंकियों की घुसपैठ से आसान ड्रोन को भेजना है। आतंक के लिए ड्रोन भेजने में जान का रिस्क नहीं है। ड्रोन से हथियारों को भेजना कम खर्चीला भी है। इसे दूर से बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है, मतलब इसमें खतरा भी कम है। सवाल ये भी कि सुरक्षा बल कहां-कहां ड्रोन पर नजर रखेंगे और कितने ड्रोन मारेंगे। ऐसे में आज एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एक तो रेडार होना चाहिए अच्छा, क्योंकि ड्रोन प्लास्टिक काफी होता है उसमें, तो रेडार पकड़ता नहीं है, लेकिन तगड़ा रेडार हो तो पकड़ सकता है। उसको GPS के जरिए भेजा जाता है, कंट्रोल करता है। तो जैमिंग सिस्टम होनी चाहिए, और उसके साथ अटैक सिस्टम, या तो मिसाइल या तो गन, ऐसा कुछ होना है। ये 3 मिला के कहते हैं एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। हमारे DRDO ने कुछ बनाया है ऐसा। ड्रोन के खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय सहित देश की तमाम एजेंसियां किस तरह संजीदा हैं, उसे इस बात से समझिए कि देश में पिछले 30 दिनों में ड्रोन पॉलिसी को लेकर 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। जहां तक कश्मीर घाटी का सवाल है, तो वहां NSG ने संवेदनशील जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की है। ये ऐसे सिस्टम हैं जो उड़ रहे दुश्मन ड्रोन को जाम करने में सक्षम होंगे। जानकारी के मुताबिक 10 सेकंड के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को ढूंढने में सक्षम होगा, और 10 मिनट के अंदर किसी भी कंडीशन में इनको उस इलाके में तैनात किया जा सकेगा। जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब दमदार 10 के दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं। आपको सैलाब में समाये महाराष्ट्र के ग्राउंड जीरो से सीधे तस्वीर दिखाएंगे मेरे सहयोगी नवेद की। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। रात के तकरीबन 10:30 बजे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं महा तबाही झेल रहे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। दमदार 10 की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से महाराष्ट्र 16 साल की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। लेकिन बारिश से हैरान करने वाली तस्वीरें कर्नाटक से भी सामने आई है। हम आपको महाराष्ट्र की एक ग्राउंड रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या हुआ जब एक ट्रेन बीच जगह पर फंस गई। इसे आप एक शब्द में क्या कहेंगे? शायद जल कोहराम। इन तस्वीरों से आपकी नजर नहीं हटेगी, इस बात की गारंटी है। सोचिए, इस तरह चलती ट्रेन में अगर आप सफर कर रहे हैं और वो बाढ़ में फंस जाए तो क्या होगा?
जिस खिड़की से आप बाहर के नजारों का मजा ले रहे हो, अचानक उससे अगर बाढ़ का पानी आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे? क्योंकि ट्रेन जिस रफ्तार से चल रही है उसी रफ्तार से सैलाब भी कोच में जबरन दाखिल हो रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पैसेंजर को ऐसा लगेगा कि कहीं मंजिल पर पहुंचने से पहले वो कोच में तो नहीं डूब जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही घबराहट, ऐसा ही डर और वही बेचैनी इस ट्रेन के मुसाफिरों में भी थी। इस तरह की तस्वीरें ग्राफिक्स या एनिमेशन के जरिए बनाई जाती, मगर इस वक्त आप हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। चलती ट्रेन में पानी की अचानक कुछ ऐसे घुसपैठ हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। खिड़कियां बंद, शीशे चढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी तेज शोर मचाते बारिश के पानी ने ट्रेन के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ ही लिया। ट्रेन में बैठे मुसाफिर दहशत में आ गए। कुछ देर तक किसी को कुछ नहीं सूझा कि आखिर हो क्या रहा। ट्रेन में पानी की घुसपैठ लगातार तेज होती जा रही थी और मुसाफिरों का दिल बैठा जा रहा था। बारिश और बाढ़ की ये शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और खौफनाक तस्वीर है। इससे पहले आपने सड़कों पर दरिया बहता देखा होगा, गाड़ियों को गले तक पानी में डूबे हुए भी देखा होगा, रेलवे ट्रैक पर दरिया बहते भी देखा होगा, मगर यहाँ तो ट्रेन के अंदर सैलाब समा गया, वो भी चंद मिनटों में। सिर्फ इसी खिड़की नहीं, हर ट्रेन की हर खिड़की से बारिश का पानी कोच के अंदर दाखिल होता जा रहा था और ट्रेन का डिब्बा तालाब में तब्दील होता जा रहा था। सभी मुसाफिर आगे आने वाले हालातों के बारे में सोच रहे थे। ये तस्वीरें कर्नाटक के बेलगावी की है। बेलगावी में ये ट्रेन दूधसागर जलप्रात के पास से गुजर रही थी। तभी लैंडस्लाइड के कारण बारिश और बाढ़ का पानी इस ट्रेन में घुसने लगा। इस लैंडस्लाइड के कारण 2 रूटों पर रेल सेवा को तुरंत रोकना पड़ा। ये लैंडस्लाइड दूधसागर और सोनालिम रेलवे स्टेशनों के बीच सुबह 6 बजे और कारंजोल दूधसागर स्टेशनों के बीच शुक्रवार सुबह 6:20 पर हुआ। अब लैंडस्लाइड के बाद की इन तस्वीरों को देखिए, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। ये पूरी की पूरी ट्रेन इस कदर मलबे की चपेट में है कि 1 इंच भी हिलना मुश्किल है। लैंडस्लाइड के कारण रेल सेवा रोकने पर कई मुसाफिर घंटों ट्रेन में फंसे रहे। ट्रेन से सुहाने सफर पर निकले इन मुसाफिरों का सफर डरावने सफर में तब्दील हो गया। अब कर्नाटक के ही दूसरे हिस्से से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये है इंडियन नेवी के देवदूत जो बाढ़ में फंसे लोगों के लिए किसी मसीहा की तरह पहुंचे। अंकोला के एक होटल में फंसे 15 सैलानियों का कुछ इस तरह नेवी के जवानों ने रेस्क्यू किया। अंकोला में भारी बारिश के बाद कई इलाके डूब गए थे। बीती रात से सभी सैलानी मदद का इंतजार कर रहे थे और सुबह जब इस हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी तो सभी के जान में जान आई। नेवी के जाबाज रस्सी के सहारे उतरते और एक एक सैलानी को रस्सी से ऊपर खींचते। इस तरह बारी बारी से नेवी के जवानों ने सभी पर्यटकों को रस्सी के सहारे ऊपर खींच लिया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इस वक्त कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है। हर जगह से जल प्रलय और उसमें फंसे लोगों की ऐसी ही डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं महातबाही की मार झेल रहे महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। महाराष्ट्र के 6 जिले इस वक्त बारिश की बड़ी मार झेल रहे हैं, लेकिन कोल्हापुर से जो तस्वीरें सामने आई है वो डराने वाली है। ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहाँ के लोग किस भयानक जिंदगी से दो चार हो रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ये शहर है या फिर समंदर के बीच छोटे छोटे टापू। समंदर से नजर आ रहा ये महाराष्ट्र का कोल्हापुर है, जहां मूसलाधार बारिश के बीच शहर की सूरत बिगड़ गई। बाढ़ के बीच अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ग्राउंड के हालात कैसे हैं, ये समझने के लिए न्यूज़ नेशन रिपोर्टर नवेद कुरैशी कोल्हापुर पहुंचे, लेकिन शहर में जाने से पहले ही उन्हें सैलाब के बीच मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, कोल्हापुर को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क पर सैलाब बेकाबू होकर बह रहा है। बड़ी मशक्कत के बाद हम फाइनली कोल्हापुर पहुंचे हैं, लेकिन हमारी मुश्किलें कम थी। यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली है। अभी हम कोल्हापुर के बाहर हैं और देखिए यहाँ पर हालात किस तरह से बिगड़ चुके हैं। यहाँ तकरीबन 20 फीट पानी तक भर चुका है। ये एक ट्रैक्टर का शोरूम है जो पूरी तरीके से डूबा हुआ है
यहाँ कभी सड़क हुआ करती थी, यहाँ से तकरीबन 10 फीट नीचे सड़क है क्योंकि मेरे इस तरफ ब्रिज है। और देखिए आप, ये पूरी सड़क पानी से भरी हुई है। अभी हम शहर में एंटर नहीं किए, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात के बीच कोल्हापुर बेंगलुरु हाईवे बंद हो गया है। शहर के अंदर भी हालात बद से बदतर है। कहीं कारें पानी में डूबी है तो कहीं पूरा का पूरा ट्रक इस सैलाब में समा गया। आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके शहर में 8 से 10 क्या 20 फीट तक पानी भर जाए तो उस शहर की हालत क्या होगी। इस वक्त हम कोल्हापुर के शाहपुर मंडी में, ये मंडी यहाँ की एक बड़ी मंडी है। यहाँ पर ज़्यादातर वो लोग काम करते हैं जो गणेश प्रतिमा बनाने का काम करते हैं। और इस वक्त इस बाज़ार की हालत आप देख सकते हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये एक ट्रक है जिसका सिर्फ आपको छज्जा दिखाई दे रहा होगा। अंदाज़ा लगाइए कि इस जगह पर पानी कितना ज़्यादा भरा है। और यही नहीं, अगर आप दुकानों पर भी नज़र डालेंगे तो आपको सिर्फ बोर्ड दिखाई देंगे जो ये बताते हैं कि कभी ये दुकान कितनी ज़्यादा नीचे थी, इन दुकानों में रखे सामान की क्या हालत हुई होगी। कोल्हापुर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर मैं जब चल रहा हूँ तो देखिए मुझे संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि पानी का वेग है और ये कहीं मुझे अपने साथ ना खींच ले, इसका भी मुझे एहतराम रखना पड़ेगा। ये देखिए आप, ये जो आप शेड देख रहे हैं ये दुकान के शेड हैं और ये दुकान को धूप से बचाने के लिए थे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर ये शेड ही पानी में डूब गए होंगे तो दुकान के अंदर सामान की क्या हालत रही होगी। पिछले 2 दिन से कोल्हापुर और आसपास के इलाकों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। लोग पिछले 2 दिन से घरों के अंदर ही कैद हैं क्योंकि घर के बाहर समंदर बह रहा है। जो लोग जरूरी चीजों के लिए बाहर निकल रहे हैं उनकी मुश्किलें भी समझिए। तो कोल्हापुर के मुख्य मार्केट में से एक आता है, गांधीनगर इलाका इसको कहते हैं। और देखिए यहाँ के हालात किस तरह के, कमर तक पानी आ चुका है। लंबी कतार आप उन मजदूरों की भी देख रहे हैं जो अपने घरों में रह रहे थे निचले इलाकों में, अब वो सामान लेके ऊंचे इलाकों में जाने लगे हैं। गाड़ियाँ बीच सड़क पे बंद हैं और लाइन से देखिए आप, कई मजदूर हैं पोटली में आपको सामान लेके जाते दिखेंगे। निचले इलाकों में रहते थे, घरों में पानी घुस गया है, अब उनको आगे जाना है। यहाँ कमर तक पानी है, बाइक का पहिया आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अंकल जद्दोजहद में है कि बाहर निकल जाएं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं क्योंकि गाड़ी में इंजन तक पानी में डूब चुका है। बाहर निकलेंगे, मैकेनिक को दिखाना ही एकमात्र इनका उपाय बचा है। दूर तक नज़र जाएंगी आपको यही नज़ारा दिखेगा। पैदल लोग अपना सामान लेके आगे बढ़ रहे हैं और लोग जो गाड़ियाँ लेकर आए थे, महंगी महंगी गाड़ियाँ, वो सब पानी की भेंट चढ़ चुकी है। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप? गांधीनगर से। ये क्या पानी कितना भर गया? कहाँ से दुकान थी आपकी यहाँ? हाँ दुकान है। तो फिर बंद कर दी अभी? हाँ अभी बंद कर दी। मार्केट वार्केट अब तो क्या होगा? हाँ भाई अभी बंद है, अभी मार्केट अभी बंद हो गया सब। खराब हो गई? नहीं खराब नहीं हुई, अभी साइलेंसर है, बंद कर दिया। गाड़ी खराब नहीं हुई है, कोशिश है। ये देखिए आप, टायर आपको अगर दिख रहे हो बमुश्किल तो समझ जाइए। और ये यहाँ की सिचुएशन है, आगे पानी और ज़्यादा है। मार्केट पूरा बंद हो चुका है। जो लोग मार्केट में आए थे बाढ़ की वजह से, अब वो कोल्हापुर के बाद अब महाराष्ट्र के पालघर से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रस्सी के सहारे 2 लोग हाई टेंशन वायर के जरिए बीच नदी तक पहुंचे और यहाँ बोट के जरिए आई एनडीआरएफ की टीम ने दोनों को सुरक्षित उतार लिया। आफत की बारिश से पहले ये दोनों लोग बिजली की गड़बड़ी ठीक करने के लिए हाई टेंशन वायर पर चढ़े थे, लेकिन मूसलाधार बारिश के बीच ये कई घंटों तक ऊपर ही फंसे रह गए। बाद में एनडीआरएफ को सूचना दी गई। वोट लेकर एनडीआरएफ की टीम सैलाब के बीच पहुंची और फिर इन दोनों लोगों को यहां से निकाल लिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ नवेद कुरैशी, न्यूज नेशन, कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कई इलाके पिछले 24 घंटे से भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। रत्नागिरी, रायगढ़, सतारा और कोल्हापुर तो मानो यहाँ आफत बरसी है। रायगढ़ में हमारी सहयोगी ज्योत्सना मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं रायगढ़ में सैलाब की हर एक तस्वीर।
अगस्त में हो रही बारिश से कई शहरों और इलाकों में आफत मची हुई है। ये तस्वीरें रायगढ़ की हैं, जहां पिछले 24 घंटों में 165.1 mm बारिश होने की वजह से पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। नजरें जहां तक जाती हैं, वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम खड़े हैं रायगढ़ जिले के महाड़ तहसील के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो महाड़ इलाके में, क्योंकि वहां पर बहुत ही बाढ़ग्रस्त हो चुका है, वहां पर राहत और मदद कार्य पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो बोट तैयार कर रही है, क्योंकि महाड़ तहसील में हज़ारों लोग जो है वो बाढ़ग्रस्त चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्टैक्ट जो है वो टूट चुका है और नेटवर्क नहीं है, जिसके लिए अब एनडीआरएफ की टीम जो है बचाव और राहत कार्य जो है वो पहुंचाने की कोशिश करे। तस्वीरों में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हालात हुए हैं और अभी आने वाले 48 घंटे में और भी तेज़ बारिश के आसार जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से राहत कार्य पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैडम, आगे जो है यहाँ से 9 किलोमीटर महाड़ है अभी, और वहाँ पर 3 जगह ब्लॉकेज लगा हुआ है। 400 से 500 मीटर का पानी है, 5 से 6 फीट पानी है, मतलब नॉर्मल व्हीकल नहीं जा पा रहे हैं। तो व्हीकल नहीं जा रहा है, इसलिए कोई भी जो है हेल्प उनके पास नहीं जा रही, और बोट वगैरह जा रहा है, इंजन बंद पड़ रहा है। कितने लोग अभी संपर्क के बाहर हैं? फिलहाल वो पूरा महाड़ गांव जो है वो गांव में फंसे है। कोई बस के ऊपर बैठा है, कोई टीना के ऊपर बैठा है, कोई छत के ऊपर बैठा है। शहर हो या गांव, सड़क हो या खेत, हर जगह बारिश का पानी जमा हो गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। पहली मंजिल तक पानी भर गया है। लोग ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम हर उन इलाकों में पहुंचकर लोगों का रेस्क्यू कर रही है जहां लोग फंसे हैं। पानी में फंसे लोगों के लिए राहत का सामान भेजा जा रहा है। रिहायशी इलाकों में भी बारिश का पानी जमा हो गया है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। अभी मैडम पानी का लेवल जो है निरंतर बढ़ते जा रहा है। रात भर हम यहीं पर थे कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए प्लानिंग, और डिप्टी कलेक्टर सर आए थे, उन्होंने आदेश दिया फर्स्ट लाइट में आप जितना जल्दी हो सके उतने उधर निकलिए, और अभी हम उससे मुनि के आदेश से काम कर रहे हैं। सर, कितने गांव बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं? महाड़ क्षेत्र जो है पूरा पानी में है। सावित्री रिवर का पानी पूरा गाँव में गया है और पानी हो गया। सड़कें पानी में डूबी होने से एनडीआरएफ की टीम को प्रभावित गांवों में पहुंचने में परेशानी हो रही है। गुरुवार देर रात को रायगढ़ जिले के कलई गांव में भूस्खलन होने की खबर है। यहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। रत्नागिरी में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। इन तस्वीरों को देखिए, यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कहां सड़क है और कहां खेत। सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। तेज धारा में गाड़ियां ऐसे बह रही हैं मानो खिलौने हो। रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भरा हुआ है। लोग घुटने से ऊपर तक पानी में घुसकर जाने को मजबूर हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और मूसलाधार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रायगढ़ से ज्योत्सना गंगड़े के साथ टीम न्यूज नेशन। महाराष्ट्र के इन चप्पे चप्पे पर मौजूद है, जो आपको हर एक हाल बताएंगे, ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। अभी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत।